हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ एक टॉपर है IIT जैम 2023 के ऑल इंडिया रैंक 43, दैट इज सुमन गिरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड ही वाज एसोसिएटेड विद अस थ्रू आवर कोर्स दैट इज RM 1.0, जहाँ पे उन्होंने हमारे साथ फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी। एंड नॉट इवन ही वाज एसोसिएटेड विद आर ऐप, ही वाज इवन एसोसिएटेड विद अस ऑन अन अकेडमी। जब मैं अन अकेडमी पे पढ़ाता था तब वो मेरे साथ वहाँ पे कनेक्टेड थे, एंड देन व्हेन आई लेफ्ट अन अकेडमी एंड आई स्टार्टेड विद माय ओन ऐप एंड माय ओन कोर्सेज, तो वो हमारे साथ हमारे कोर्स में हमारे ऐप पे दिया। सो उनके इस सक्सेस के पीछे काफी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मैं अकेला उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट यस वी वर आल्सो पार्ट ऑफ हिज सक्सेस। सो हमने उनको इनवाइट किया एंड वी हैव इनवाइटेड हिम टू शेयर हिज ओपिनियन। उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 43 अचीव करने के लिए मेहनत करी, क्या उन्होंने क्यों उन्होंने IIT एग्जाम की प्रिपरेशन करी। एंड ट्रस्ट मी इज रियली अ गुड नाइस गाय, एंड अनफिल्टर्ड बातें करते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था जब मैं शूट करना स्टार्ट कर रहा था कि सर मेरी सक्सेस में सिर्फ आपका ही नहीं और भी टीचर्स का हाथ है, तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूंगा, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। तो आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम विद दैट, आप लीजिए। एंड अच्छी बात है क्योंकि हम कभी नहीं कह सकते आज के ज़माने में कि कोई एक टीचर किसी एक स्टूडेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन जनरेशन है वहाँ पे बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी, कोई 2 चैप्टर कहीं से पढ़ता है, कोई 4 चैप्टर कहीं से पढ़ता है। तो लेट्स वेलकम हिम एंड आई होप आप उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एंड लास्ट लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चे को सुनना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड हैं आरएम बैच में। हमारा RM 2.0 का जो बैच चल रहा है IIT जैम इंस्टीट्यूट 2024 के लिए, उसमें जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं, आप प्लीज इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो आज हम बात करते हैं सोमन गिरी के साथ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अनदर टॉपिक के साथ। लेट्स इनवाइट सोमन गिरी। Hello, sir. गुड मॉर्निंग सोमन, हाउ आर यू? I am fine, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक Thank 43। you, sir. Thank you, sir. सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ इज द फैमिली? My family is very happy. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। तो सर मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हूँ। आपका कॉलेज? जी मैम, जी सर, जो मेरा कॉलेज है वो बास्कुल मिलोनी महाविद्यालय है। वो मेरे यहाँ पे ही लोकेटेड है, अराउंड 6 किलोमीटर मेरे घर से। और वो विद्यासागर यूनिवर्सिटी जो होता है मिदनापुर में, उसके साथ एफिलिएटेड है। दैट्स ग्रेट। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी। आपने IIT एग्जाम प्रिपरेशन करने का, मैं वन बाय वन क्वेश्चन को करता हूँ, IIT एग्जाम का ओके। प्रिपरेशन करने का क्यों सोचा? जी सर, जो मेरा कॉलेज का था, एक मतलब 2022 का जो एग्जाम हुआ था जैम का, उसमें मेरे कॉलेज से एक 71 रैंक एक स्टूडेंट ले आया था। तो उसके साथ उसके मतलब उसका साथ बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ, आप आईआईटी में जा सकते हो। तो उससे मेरा कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया। सो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? बेसिकली मैं सब्सक्रिप्शन लिया था, पहले मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था नवंबर में। उस वक्त उसका उनका जो ऑफर चल रहा था, उसके बाद क्योंकि मेरा जो फिजिकल केमिस्ट्री था, वो थोड़ा सा वीक था। तो मैं आपका जो ऐप था केमिस्ट्री एंड टूल, उस पे भी सब्सक्रिप्शन लिया था, क्योंकि आपसे मतलब फिजिकल मैंने बहुत अच्छा पढ़। हाँ, मैंने उस समय बहुत अकेडमी अच्छा छोड़ लगता था दिया था। पढ़ने। हाँ हाँ हाँ। इसलिए, और मेरा फिजिकल थोड़ा सा वीक था, तो मैं केमिस्ट्री एंड टूल भी परचेस किया था और यहाँ पे अन अकेडमी भी परचेस किया था। लेकिन परचेस करने के बाद जैसा होता है कि चल रहा है, ठीक है, ऐसा है। बट ओके, जो सीरियसली मैंने जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ये जनवरी से? हाँ, जनवरी 2022 से। हम्म, उसमें भी एक दिक्कत है आई कि लगातार मैंने 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन किया, जैसे पहला ही होता है, बहुत जोश था। हम्म, उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई में शायद, हाँ, जुलाई के बाद मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं जो झुक के पढ़ता था, ठीक है, उसमें नोट बनाता था, झुक के पढ़ता था, उसमें हम्म, मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। तो बिल्कुल मैं 2 महीने 3 महीने तक मैंने प्रिपरेशन पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। ओके। तो उसके बाद जब मैं रिकवरी करना स्टार्ट किया, तो फिर से मैंने अगस्त के एंड में, मतलब मैंने जो पढ़ा था सब भूल गया था। तो अगस्त के बाद से मैंने फिर से फुल स्पीड में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही प्रिपरेशन की? लाइक आप सबसे पहले तो आपने IIT एग्जाम के बारे में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे आपने कहा 2 से कैसे आप पढ़ रहे थे,
हमारे यहाँ से भी पढ़ रहे थे और इमाम अकेडमी से भी पढ़ रहे थे, तो आपका कॉलेज भी रहा होगा। आप अपने हाँ। कॉलेज में भी जैसे बहुत बच्चे रोते हैं कि सर हमारा कॉलेज भी होता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, हम्म। ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, तो आपने सबसे पहले मुझे बताइए मैनेज कैसे किया, टाइम टेबल कैसे मैनेज किया? अच्छा, तो टाइम टेबल ऐसा है कि पहले तो कॉलेज जाना था, क्योंकि वहाँ पे तो असली डिग्री मिलता था, उसके हम्म, बगैर तो हम आईआईटी में नहीं जा सकते थे। तो मेरा जो कॉलेज था, लेकिन मैं 40 मिनट पहले निकलता तो मैं कॉलेज अच्छे से चला जाता था, उसमें कोई टाइम दिक्कत नहीं आती थी। टाइम क्या होता था कॉलेज का? टाइम तो 11 बजे ही जाता था। टाइम कॉलेज का टाइम 10 से था, लेकिन स्टार्ट होता था 11 से ही, तो मैं 10:30 पे निकलता तो चला जाता था, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती थी। ओके ओके। और बात रही प्रिपरेशन की, तो कॉलेज का जो स्टडी लोड था वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि ऐसा मतलब लोकल कॉलेज था, ऐसे ही 50% लोड कम था। और उसके बाद जो टू सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था, क्योंकि मुझे मेहनत ज्यादा करना था, क्योंकि मेरा वीक था। तो ओके। इसलिए मैंने क्या करता था, सुबह में मैं आपका क्लास करता था, ठीक है। आपका जो ऐप पे क्लास करता था, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो जब चाहे मैं कर लिया करता था। और कॉलेज में जब जो फ्री पीरियड होता है, मतलब एक पीरियड के बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिलता था कि 1 घंटा ब्रेक है, उसमें मैं लाइब्रेरी चला जाता था, और उसमें मैं थोड़ा सा हेडफोन लगा के प्रिपरेशन करता था, उस पर नोट बनाता था, करता था। और नाइट में जब 9 से 10:30 बजे तक रात में, उस वक्त हर्षिता मैम का क्लास होता था, उनका ही मैं ज्यादातर फॉलो करता था। तो उनका क्लास करता था, इसलिए हो जाता था। ओके। और सुबह सुबह में थोड़ा सा मैं सेल्फ स्टडी करता था, जो क्लास करने के बाद जो टाइम मिलता था, क्योंकि 1.5 घंटा क्लास किया, उसके बाद सेल्फ स्टडी किया। और कॉलेज से आने के बाद जो 9 PM तक, मतलब 6 से 9 PM तक जो मैंने सेल्फ स्टडी किया, तो तो इसमें हो नोट्स जाता था। नोट्स वगैरह आप कैसे फॉलो करते थे? रेफरेंस बुक्स फॉलो करते थे या खुद के बनाए हुए, या जो लेक्चर के नोट्स होते थे टीचर्स के लिखाए हुए वो फॉलो करते जी, मतलब ऐसा है कि जो टीचर पढ़ा रहा था, उसका मैं डिटो कॉपी करता था, जो लिख रहा था उसको डिटो कॉपी कर रहा था पढ़ाते वक्त। थे? तो उसमें मैंने पढ़ा, और थोड़ा सा मतलब वो पढ़ने के बाद जिसमें थोड़ा सा मतलब ये मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा करके, तो थोड़ा सा बुक देख लेता था, जो पूरी सोना पाठन या फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन, इनऑर्गेनिक के लिए मैंने थोड़ा सा कम बुक ही फॉलो किया, ऐसा कह सकते हैं। हमारे यहाँ के लोकल एक राइटर है, असीम दास करके, उसमें मैंने इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा वो जो कोऑर्डिनेशन का पार्ट था, उसमें वो फॉलो किया। उसके बाद वो देखा, ठीक है, जो डाउट था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, रख दिया, मतलब वो कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो फर्दर चैप्टर पे मूव कर दिया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जब अगस्त के वक्त, मतलब जब मैंने रिकवरी करना स्टार्ट किया था मेरा बैक पेन से, मैंने देखा कि सब भूल गया मैंने। तो उसके बाद मुझे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ा बदलना पड़ा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा चैप्टर था, तो एक पढ़ता था तो एक भूल जाता था, ऐसा हो जाता। तो मैंने क्या किया कि छोड़, ठीक है, मैंने पहले चैप्टर पकड़ा, उसमें सब पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद पढ़ना जब स्टार्ट हुआ, खत्म होने के बाद ही तुरंत मैंने शॉर्ट नोट बनाने लग गया। मतलब एक चैप्टर पढ़ना हुआ तो एक चैप्टर का शॉर्ट नोट कंप्लीट। उसके बाद फिर एक चैप्टर पे गया, फिर एक चैप्टर पे शॉर्ट नोट किया। इसी तरह से मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबके मैं शॉर्ट नोट बना दिया। तो तो ऐसा करके एक मैंने, चैप्टर को आप कितना टाइम देते थे, लाइक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? सर पढ़ने के लिए तो पहले, मतलब पहले जो पढ़ा था, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो तो जितना जितना वक्त तक अंडरस्टैंड नहीं होता था उतना वक्त पढ़ता था। हम्म। उसके बाद जब रिवीजन की बात आई, तो मैंने अराउंड पहले बार जब रिवीजन किया, उसके बाद उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता था, क्योंकि पहले उसमें रिवाइंड करना पड़ता था, समझना पड़ता था, ऐसे करके। और उसके बाद ये होता था कि अराउंड 2 आवर में मैं कंप्लीट कर लेता था, ठीक है, सुबह में। और रात में बैठ के वो शॉर्ट नोट बना लेता था पूरा चैप्टर, मतलब एक दिन में चैप्टर खत्म। ओके, तो रिवीजन एक दिन में आप एक चैप्टर का कर लेते थे आराम से इसे? हाँ, एंड में जब मैं शॉर्ट नोट बना रहा था, तो उस वक्त एक दिन में काफी होता था। फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाता था, क्योंकि उसको समझना पड़ता था कौन सी पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट नहीं लिखना है। इसलिए ऑर्गेनिक में थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता था। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से और कैसे प्रिपेयर करी? जैसे ऑर्गेनिक तो मैंने प्रिपरेशन की ज्यादातर, हम हमारा जब कॉलेज का सिलेबस होता था, हम्म। उनके सिलेबस के लिए हमारा एक, मतलब जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में एक, थोड़ा सा ट्रेडिशन रहा कि
ट्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा ऐसे ही हार्ड करके होता है। हाँ, बाकी स्टेट का तो मैं नहीं बता सकता, right. लेकिन हाँ, हमारा वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा हार्ड होता है ऑर्गेनिक का। हम्म, तो उस वक्त मेरा जो कॉलेज का जो कॉलेज का जो ट्यूशन था, मतलब कॉलेज के सिलेबस के लिए जो ट्यूशन था, प्राइवेट ट्यूशन था, हम्म, मतलब बैच में पढ़ता था मैंने। हम्म। नाम है संदीप साहू, नाम का एक टीचर हमें पढ़ाते थे। उनका मतलब ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था। Okay. तो उनसे ही मैंने ऑर्गेनिक का इंस्पिरेशन लिया, आपसे फिजिकल का, और इनऑर्गेनिक तो मतलब पढ़ने में हो जाता था, इसी तरह इंस्पिरेशन रहा। और मतलब थोड़ा सा अन अकेडमी में आपकी सक्सेस के पीछे काफी लोगों का हाथ है। काफी लोगों का हाथ है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि जो 12th में मेरा जो एग्जाम होता था, मतलब बोर्ड में बैठने से पहले प्री बोर्ड एग्जाम होता था, उसमें मेरा फोर्थ पेपर, क्योंकि मैं साइंस से था, तो मेरा फोर्थ पेपर था केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें मैंने 26 मार्क किया था 70 से, मतलब ओके। 70 का मेरा थियरी पेपर होता था, 26 किया था। तो थैंक गॉड कि कोरोना, तो उसके बाद हमारा नंबर क्या हुआ कि मेरा मैथ एग्जाम अच्छा गया था, ठीक है, उसके वजह से मेरा केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा आ गया था। ओके। तो केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा आने से क्या हुआ कि मैंने केमिस्ट्री में ऑनर्स भर लिया, और ये स्टार्ट हुआ। सो अभी अभी मेरा एक मतलब और केमिस्ट्री सवाल। मेरा वीक सब्जेक्ट था, ओके। वीक केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट, वीक वीक सब्जेक्ट था सब्जेक्ट सर, था। बाप रे। वीक सब्जेक्ट था। और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था बायोलॉजी और फिजिक्स था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्कोप कम दिखा मुझे, क्योंकि मेरा सब स्टूडेंट, मतलब मेरा सब दोस्त, कोई इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया, कोई पैरामेडिकल पढ़ने चला गया, तो मुझे देखा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसमें स्कोप ज्यादा दिख रहा था, इसलिए मैंने ये लिया और ओके। फिर सो स्टडी करते रहे। मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ, इस साल का आईआईटी जैम के पेपर हाँ, के बारे में आपका क्या रिव्यू है? कैसा था? डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था? पेपर तो मतलब थोड़ा ट्रिकी साइड में ही बोलूंगा। हम्म, ट्रिकी साइड मतलब इजी था, इन फिजिकल के एस्पेक्ट से इजी था। हम्म, लेकिन जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक था, मुझे लगा कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि एज यूजुअल, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक फेवरेट था, लेकिन मुझे भी क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी था क्वेश्चन का आंसर होने का, मतलब जो ऑप्शन दिया गया था और जो क्वेश्चन दिया गया था, वो नेट गेट से डायरेक्ट कॉपी कर रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे लगा ऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ था, और इनऑर्गेनिक ठीक ठाक ही था, 2-3 क्वेश्चन के अलावा, मतलब जैसे ही होता है इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ही पूछ लेते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक ठीक ठाक ही था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी साइड में बोलूंगा। सो आपने अपने पेपर में नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया? लाइक अभी इस साल के बच्चों ने, मैं जितना बात कर रहा था तो सब मुझे यही कह रहे थे। हम्म। मेरे काफी, इवन हमारे जो आरएम बैच के बच्चे हैं, उनका भी यही था सर, हम्म पेपर इजी था, बहुत सवाल आते भी थे। एक तो दो चीजें, एक हम्म तो सिली मिस्टेक कैसे आप अवॉइड करते थे, क्योंकि बच्चों की इतनी हम्म सिली मिस्टेक्स हुई हैं, आते हुए भी हम्म आंसर्स रॉन्ग करके आए हैं। दूसरा नेगेटिव हम्म मार्किंग, जैसे अभी अगर आपके हम्म पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट हम्म, करते हो? आपकी ड्यूरिंग द पेपर 3 आवर्स जब आप पेपर दे रहे थे, तब आपका माइंडसेट क्या था, और आपका क्या समय स्ट्रेटेजी, कैसे आपने पेपर को सॉल्व किया? अच्छा। तो क्वेश्चन जैसे ओपन हुआ, तो मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट ही ऑर्गेनिक था, ठीक है, ओके। जो एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन था, ब्रोमीन जो आइसोटोप वाला क्वेश्चन था। हम्म, तो उसको मैंने बताया कि मैं तो ऑर्गेनिक बहुत सारा पढ़ के आया, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ही, ऐसा हम्म, करके मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना। और देखा कि बहुत सभी ऑप्शन जो था सभी पे मैच कर रहा था, क्योंकि मैं इधर से करूँ तो एक ऑप्शन मैच कर रहा था, उधर से करूँ तो एक ऑप्शन मैच किया था। तो इससे पहला क्वेश्चन मेरा 10 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया था, तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम्म, तो मैंने क्या किया, ठीक है ये रख देता हूँ। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा हार्ड आ गया था इस बार। हम्म, तो मैंने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, मूव हम्म, करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं फिजिकल क्वेश्चन इजी दिख रहा था मुझे, तो जो ऑर्गेनिक मुझे लग रहा है कि हाँ आता है, तो मैं उसके मार्क पर रिव्यू करता था और मैं नेक्स्ट बढ़ जाता था। ओके। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाने के बाद जो 2 मार्क का क्वेश्चन था, मैं बताऊंगा कि इस बार 2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा इजी था, 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं, मैंने एमएसक्यू में। तो मैंने क्या किया, 2 मार्क का जितना भी क्वेश्चन हुआ, मतलब फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन में से लगभग मेरा 12 क्वेश्चन हो रहा था, मतलब फर्स्ट राउंड में जब मैं ऐसे करके जा रहा था, थोड़ा थोड़ा कुछ मार्क पर रिव्यू था, और 12 क्वेश्चन के मैंने आंसर किए थे। उसके बाद मैंने मूव किया नेट सेक्शन में, एमएसक्यू में छोड़ दिया, नेट सेक्शन में मूव किया। हम्म, देखा कि नेट सेक्शन में क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी से हो रहा था, तो मैंने नेट सेक्शन कंप्लीट किया। नेट सेक्शन में लगभग पहले राउंड में आई थिंक 20 क्वेश्चन होते हैं, तो हम्म, 20 क्वेश्चन में मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। एक 1 मार्क का और 2 मार्क का, आई थिंक 1 मार्क का 3 रह गया था और 2 मार्क का 2 रह गया था। तो इसके बाद मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन पहले मार्क पर रिव्यू किया था एमसीक्यू में, उसमें फिर आया, तो फिर से दोबारा पेपर को रिपीट करा।
ठीक है। ऐसे करके उस बार मेरा 18 टू 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था 30 से। उसके बाद मुझे लगा कि अरे भाई पूरा तो एमएसक्यू सेक्शन खाली पड़ा है, तो उसमें कब टाइम दूंगा मैं। तो ऐसा करते करते मेरा जो मतलब एक गलती हो गया पेपर में, मैंने एमएसक्यू सेक्शन में कम टाइम दे दिया। और एमएसक्यू वाला क्वेश्चन इस बार बहुत इजी आया था, मुझे मेरा लगता है कि बहुत इजी था, मतलब एमसीक्यू से एमएसक्यू इजी था। और ज्यादातर बच्चे डर जाता है कि मतलब मैंने भी डरा था कि एमसीक्यू ऐसा है तो एमएसक्यू कैसा आएगा, तो ऐसा है, राइट। मुझे तो नहीं होने वाला। मैंने सीधा नेट पे जम किया तो देखा कि एमएसक्यू भी आ रहा था। ऐसे करके करके एमएसक्यू मैंने सॉल्व किया। एमएसक्यू के लिए मेरे पास 30 मिनट सिर्फ थे, ठीक है। तो 30 मिनट में मुझे क्वेश्चन करना था, तो मैंने किया, ठीक है। मेरे 6 सही हुए थे। और हम्म, 2 क्वेश्चन मतलब जो बॉन्ड वाला का क्वेश्चन था उसमें मतलब मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, जैसे टाइम कम होने से नहीं होगा ऐसे करके कर दिया था। ओके। तो ऐसा है, मतलब पहला जो आता है उसको करना चाहिए। उसके बाद जो आपको लगता है हाँ होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, उसमें जाना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। और सेकंड जो थर्ड है उसमें जो आपको नहीं आता है, लगता है कि थोड़ा सा तुक्का चाहिए, थोड़ा सा आप हब आता है, हब नहीं आता है, तो उस पे आप लास्ट में जाओ अगर आपको टाइम बचता है, तो ऐसे ही मैं कहूंगा। तो अभी आपका ऑल इंडिया रैंक 43 है। आपको तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कोई भी आईआईटी मिल गई। अब आप किस आईआईटी में जाने का प्लान कर रहे हैं? लाइक आपकी जी फेवरेट सर, क्या है? लगता तो है। हाँ सर, जनरल कास्ट में तो 43 तक मुझे लगता है कि बॉम्बे नहीं जाएगा। जैसा मुझे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखे तो 43 33 34 पे क्लोज हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे ध्यान में दोनों आईटी है कि आईटी कानपुर और आईटी दिल्ली। उसमें से मुझे लगता है कि आईटी कानपुर विल बी बेस्ट चॉइस फॉर मी। वाई? वाई कैन आई नो वाई? सर क्योंकि मुझे तो ऐसा है कि आईटी में जाना है तो पीएचडी करना है, ठीक है। तो पीएचडी करने का तो बेस्ट ऑप्शन, मैंने थोड़ा सा मेरे सीनियर से बात किया और आईटी कानपुर से कुछ स्टूडेंट से बात किया। इसमें लगा कि हाँ आईटी कानपुर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसलिए तो आपका आईटी फ्यूचर कानपुर से। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? एमएससी, पीएचडी, उसके बाद आगे क्या, कहाँ आप रिसर्च में हाँ कंप्लीटली जाना चाहते हैं या जॉब पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं? जी सर, ऐसा है कि जॉब तो मुझे कहीं मिल जाएगा ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो मुझे क्या है कि मैं पीएचडी करूंगा, ठीक है। वो अब्रॉड हो सकता है, अगर अब्रॉड में चांस मिला तो होगा, नहीं तो इंडिया से ही कर लूंगा। उसके बाद पोस्ट डॉक करके मैं जॉब के बारे में सोचूंगा, मतलब अभी जॉब के बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आपकी मतलब पूरा रिसर्च में कंप्लीट करना है, उसके बाद जॉब के बारे में सोचूंगा। सो आई वुड लाइक टू नो, आई एम सॉरी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना, आपकी फैमिली सिचुएशंस हाँ कैसी है फाइनेंशियली? लाइक स्टेबल है या कैसे? आपके पेरेंट्स क्या करते जी सर, अगर इसके बारे में बताए तो बहुत मतलब बहुत स्टोरी है। हैं? जब मैं 10th का एग्जाम दे रहा था दिया था, तो उसके बाद ऐसा कि फैमिली कंडीशन बहुत खराब था, ऐसे मान सकते हैं कि जब मैं 10th का एग्जाम दिया दे रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, घर पे क्योंकि साइंस में पढ़ने में थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगता है, क्योंकि ट्यूशन होता है, बच्चे को थोड़ा गाइड देना है। तो उस वक्त मेरा घर में ये समझ रहा था, क्योंकि मेरा एक मतलब एल्डर ब्रदर है, तो उन्होंने भी साइंस से पढ़ाया था, तो घर से थोड़ा सा खर्चा हो गया था। तो उसके बाद मुझे साइंस में पढ़ाने का इतना पैसा नहीं था मतलब घर में। तो मैंने क्या किया, उन्होंने बताया कि आर्ट्स में पढ़ लो, ऐसा है कि आर्ट्स भी अच्छा है। तो मैंने आर्ट्स पे छोड़ के मैंने डिसीजन लिया कि कॉमर्स में पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स में शिफ्ट करने से पहले मुझे एक ख्याल है कि ठीक है, ऐसा है कि अगर मैं चाहूंगा तो कंप्लीट कर लूंगा, ठीक। उसके बाद मैंने साइंस में एडमिशन लिया, तो थोड़ा स्कॉलरशिप मुझे मिल गया था। एक साइट है, मैं बताऊंगा, बॉडी फॉर स्टडी नाम का। जितने भी स्टूडेंट का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप बॉडी फॉर स्टडी नाम का एक स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है, उस पर आप रजिस्टर करिए। और वहां से मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिली थी, मतलब मैं अमाउंट नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मुझे मिली थी। 2 ईयर के लिए मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिली थी, मतलब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। फाइनेंशियली उसके हेल्प हो बाद गई थी? मेरा ऐसे का, हाँ उसके बाद मुझे स्टेट गवर्नमेंट से एक स्कॉलरशिप मिली थी, जो स्वामी विवेकानंद मेरिट का मीन स्कॉलरशिप था। उसमें से मतलब अगर आप पढ़ना चाहो तो मिल जाएगा ऐसा करके, अच्छा आपका मेरिट होगा तो। उसके बाद 12 मैंने पास किया, तो उसके बाद फिर से यही सब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कैसे अमाउंट मैनेज होगा। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप था, ठीक है। इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में मैंने स्कूल का टीचर बताया था, तो उसमें अप्लाई किया। तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अगर आप टॉप 1% साइंस स्टूडेंट में हो तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा।
तो क्या हुआ कि मेरा अप्लाई किया तो उस पे सिलेक्शन हो गया था, तो इसलिए मतलब पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी तक, मतलब इस तो तरह से। अभी अभी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? अभी जो किसान है मेरे फादर किसान है, और मम्मी भी उसमें मतलब हेल्प करता है, इसलिए मतलब किसान फैमिली ही है। फार्मर फैमिली से? हम्म। तो अभी आपका एमएससी का खर्चा और पीएचडी का खर्चा आप मैनेज कर लोगे फाइनेंशियली? जी सर, जो इंस्पायर मिला था वो तो एमएससी तक हम्म चल जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म उसके बाद अगर पीएचडी करना है, पीएचडी में तो थोड़ा सा स्टाइपेंड मिलता है जैसे मैंने सुना है। हम्म। तो इस तरह से मैं मैनेज कर लूंगा, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैनेज कर लूंगा किसी भी तरह मैं से। सिर्फ आपका माइंडसेट जानना चाहता था, क्योंकि क्या होता है, इंडिया में बहुत हाँ बच्चे हैं जो इस ये चीज सोच के डर जाते हैं कि इतना हम फाइनेंस मैनेज कैसे करें। ठीक है, सो जी सर, समन। ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा ओके। कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। ओके, तो समन, अगर जो अभी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद आने वाली जनरेशन जो प्रिपेयर करेंगे आईटी जन के लिए, तो आप उनको हम्म। अगर अपनी तरफ से कुछ एडवाइजेस देना चाहो, जो बच्चे हैं, कोई लेट स्टार्ट करता है, कोई बहुत जल्दी स्टार्ट करता है, आप अपनी तरफ से क्या क्या एडवाइजेस उन्हें देना चाहो कुछ? जी सर, पहले तो ये बताना चाहूंगा, किसी से भी आप खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि उसी में ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझसे बहुत अच्छा स्टूडेंट जो 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस उस वक्त मैंने ये समझा होता कि इन्होंने तो 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझसे तो नहीं होगा। ऐसा मत हम्म करो, क्योंकि तुमने सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उन्होंने प्रिपरेशन में है ऑलरेडी। और और आप कहाँ पे जाके रुकोगे उनको भी नहीं पता, ठीक है। तो आप अपने तरफ से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो आप खुद जानते हो, किसी दूसरे बंदे को नहीं पता, ठीक है। और ऐसा है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बताऊंगा। मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं परफेक्ट। करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कैसे? अगर आप एक चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। सॉरी सर, लाइट चला गया। नो नो इशू, नो इशू, ओके। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ सर, ऐसा है कि अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चन को मूव करोगे तो ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और आपका पढ़ने का मूड वहां पे खत्म हो जाएगा। तो परफेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले चैप्टर को जितना अच्छे तरह से पढ़ सकते हो पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन में आओ। इस तरह से आप मतलब चैप्टर के साथ कोई कॉम्पेंसेट नहीं है। अगर क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस करने थे, 2 कहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आपको क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पूछोगे टीचर वो सॉल्व कर देगा, एक क्वेश्चन पूछोगे दोस्त सॉल्व कर देगा, लेकिन उसी क्वेश्चन टाइप के अगर क्वेश्चन टाइप आ गया क्वेश्चन में पेपर में तो आप नहीं सॉल्व नहीं कर कर पा। पाओगे। परफेक्ट, राइट। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और जल्दी से मतलब चैप्टर खत्म करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पे मूव करो। लेकिन मैंने देखा कि मैंने जब जितने भी ग्रुप पे ऐड था, उस पे स्टूडेंट झपाझप क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब आ नहीं रहे थे। मतलब आप देखोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना कैसा क्वेश्चन कर सकता है कोई। मतलब वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे, मतलब रिवाइज ही नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव किए। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परफेक्ट। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। दैट्स ग्रेट। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि आपको जनवरी फरवरी मंथ में क्योंकि आपका सेमेस्टर आएगा, उस पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त फुल चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और इतना बड़ा लेंथ देख के आप डर जाओगे कि हाँ इतना सारा चैप्टर है, कैसे कंप्लीट करूंगा, मेरे पास तो सिर्फ 1 घंटा है। तो अगर शॉर्ट नोट रहेगा तो आपको आपको बूस्ट करेगा कि हाँ ठीक है, मैं एक चैप्टर कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ तो 2 पेज का ही बात है, 2 पेज का तो आधे घंटे में मैं निपटा लूंगा, तो ठीक है एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ऐसे करके। तो मैंने बताऊंगा कि अगर पहले चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाओ, और एग्जाम पे टाइम में शॉर्ट नोट को ही फोकस करो। सो इट वाज रियली ग्रेट सोमन टॉकिंग टू यू। आई विश कि आपका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो जाए, एंड पीएचडी एंड पोस्ट डॉक के लिए आप आगे बढ़ो, एंड हमारी तरफ से कोई भी हेल्प लगेगी तो प्लीज़ बताना, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। जी सर, जी सर। एंड आप जैसे बच्चे जो ऐसे रूरल एरिया से जब निकल के आते हैं और ऐसे सक्सेस हासिल करते हैं, तो आने वाली जनरेशन को आप मोटिवेट करते हो कि बैरियर कुछ भी हो, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, या बहुत बच्चे हैं जो रिलेशनशिप्स के चक्कर में आके और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब प्रिपरेशन से अपने एम से भटक जाते हैं। एंड ज़्यादातर होते हैं, प्रिपरेशन कम करते हैं, रोते ज़्यादा हैं, चीज़ों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा ढूंढते हैं अपनी लाइफ में। एंड
कुछ चीजें जो भगवान ने अच्छी दी हुई हैं उनको छोड़ के नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं. It was really great talking to you, Suman. Really great. All the best for your future, bacha. थैंक यू सर, आपको भी थैंक God bless you. God bless you. And if you need any help, please do let me know. यू. ओके सर, ओके सर.